नमस्कार, मैं भूमि सुरेश शर्मा। मनमोहन सिंह ने जब कहा था कि माओवाद भारत में खतरा है, सबसे बड़ा आंतरिक खतरा, इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अमित शाह ने घोषणा कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को देश से समाप्त कर देंगे। ये तमाम तर्क वितर्क के दौर में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है वो हुआ है नरसंहार। आदिवासियों के सैकड़ों तादाद में उनकी हत्या की गई, चाहे वो हत्या शासक वर्ग करें या कोई और करें। यहाँ तक कि माओवादियों के ही बहुत सारे हिस्से को तोड़कर ग्रुप बनाकर उसको डीआरजी बनाया गया, बस्तर फटर बनाया गया और आदिवासियों के ही खिलाफ आदिवासियों को ही झोंक दिया गया। ये तमाम प्रक्रिया है और इसी तमाम प्रक्रियाओं में देश की जनता वह पोज स्थिति में है कि यह शासक वर्ग कैसा है जो अपने ही लोगों को दुश्मन बताता है, अपने लोगों का ही नरसंहार करता है, महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, बच्चों की हत्या करता है और देश की संपदा को लूटने के लिए एक से एक बढ़ के उपाय करता है। मेरे साथ हैं सौमित्र राय, बहुत बड़े पत्रकार हैं, जाने माने मामलों पर इनका बहुत विशेषज्ञता है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जो भारत सरकार ये दावे करती है या माओवादियों को खतरा बताती है, नरसंहार करती है। सौमित्र जी, बहुत बहुत स्वागत भूमि में है आपका। जी सौमित्र जी, आप ये बताइए, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि माओवाद इतना बड़ा खतरा है, आंतरिक सबसे बड़ा खतरा है, और अमित शाह ने कूद कर जब 31 मार्च 26 तक भारत से माओवाद को समाप्त करने का नारा दिया है, तो क्या लगता है कि ये मतलब इसमें नरसंहार जो बड़े पैमाने पर हो रहा है, इस सबको किस दृष्टि से देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 1967 में जब नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय जो हालात थे, अगर आप देखें तो आज भी वही हालात है, बल्कि उससे ज्यादा भयावह है। तो नक्सलवादी आंदोलन से नक्सलवादी जो ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ है, तो इसके पीछे के हालात तो अभी भी बरकरार हैं। तो जो अमित शाह कह रहे हैं या फिर जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, बेसिकली जो इनका ये कहना है कि नक्सलवादियों को खत्म कर देंगे, नक्सलवाद को ये कभी खत्म कर नहीं सकते। पहली बात, ना अमित शाह कर सकते हैं और ना मनमोहन सिंह कर सकते हैं। और दोनों ही जो मनमोहन सिंह है वो भी कॉर्पोरेट लॉबी को की नुमाइंदगी कर रहे थे और कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे। और अमित शाह तो ये है कि पूरी तरीके से कॉर्पोरेट लॉबी के साथ में जुड़े हुए या कॉर्पोरेट लॉबी के लिए ही काम करने वाले गृह मंत्री। तो दोनों में बहुत व्यापक समानता है। तो 1967 में जब ये पूरा नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन के नक्सलवादी आंदोलन में बदलने के पीछे जो एक बंगाल का जो एक रिसर्जेंट था, तो वो रिसर्जेंट एक तरह से नक्सलवादी आंदोलन जो है वो एक लोगों की सहानुभूति, समाज की सहानुभूति को खोने के बाद में वहां से वो हटा। तो अभी जो अगर हम 2014 की स्थिति देखें, 2014 में जब मोदी जी आए थे और 2012 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी, उस समय 186 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि नक्सलवादी या रेड कॉरिडोर के नाम से जाने जाते थे। 2014 में ये घटकर 126 हो गए। और आज अगर हम देखें 2025 की स्थिति में, तो देश में सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं। तो अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, तो नक्सलवादियों को तो जरूर खत्म कर सकते हैं। नक्सलवाद एक विचारधारा है, उस विचारधारा को आप खत्म नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि ये हो सकता है, क्योंकि अब लोगों की सिंपैथी नहीं है नक्सलवाद के प्रति, लोग इसको विकास के विरोध में मानते हैं। दूसरी बात जो आपने कही अपने इंट्रो में कि भाई नक्सलवाद में जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो 12 जिन पे वो नक्सलवाद है, तो वहां पे आदिवासियों को आदिवासियों के साथ में लड़ा दिया गया है। तो एक तरह से पूरी कम्युनिटी जो है वो टूटी हुई है। तो ऐसे में जो है मुझे लगता है कि नक्सलवाद की विचारधारा को तो नहीं, लेकिन नक्सलवादियों की जरूर कमर तोड़ सकती है सरकार, क्योंकि सरकार अभी अपर हैंड में है। और जिस तरीके से जंगलों की सफाई हो रही है, जिस तरीके से वहां के जो खनिज संसाधन है उनको कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है, तो वहां पे नक्सलवाद नहीं होना चाहिए। सरकार का तो यही मानना है कि नक्सलवाद का मतलब है कि सत्ता का विरोध कर रहे हैं
और लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र आज किस रूप में है वो भी सभी जानते हैं, और सत्ता किसके लिए है वो भी सभी जानते हैं। तो कुल मिला के नक्सलवाद की जमीन आज ज्यादा उर्वर है बजाय कि ये पहले के, जब नक्सलवादी आंदोलन, जो नक्सलवादी शुरू हुआ था। तो मेरा बस इतना कहना है कि ये जो पूरी साजिश है, नक्सलवाद को खत्म करने की जो पूरी साजिश है, इस साजिश में हो सकता है कि सरकार टेक्नोलॉजिकल या फिर लॉजिस्टिक या फिर अपने जो सुरक्षा बल हैं उनके जरिए इनको खत्म कर दे, लेकिन नक्सलवादी विचारधारा को ये खत्म नहीं कर सकती। ये लोगों के दिलों में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके का शोषण है, जिस तरीके का आर्थिक असंतुलन है, जिस तरीके का लूट है, वो लूट वो नक्सलवाद जो वाद है उसको खत्म नहीं कर सकती, वो उसको और बढ़ाएगी। बिल्कुल। सौमित्र जी, एक चीज बताइए मुझे, आप जिस तरह से एक अभी जो माओवादियों के लगातार सरेंडर्स हो रहे हैं, डीबीसीएम स्तर के, एसजेडसी स्तर के माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, कुछ एक हल्के में यह भी चर्चाएं चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि माओवादी इन लोगों को प्लांट कर रहा है इन लोग पुलिस विभाग में, ताकि अंदर की खबरों को वो निकाल करके और दे सके उनको, और बड़े पैमाने पर हमला संगठित कर सके। और उससे भी अमित शाह ने कहा है कि हम सशस्त्र माओवाद खत्म करेंगे, विचारधारा की बात उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं कर पाएंगे, अब वो बदल दिया बस स्टैंड। तो क्या ये लग रहा है कि जिस तरह से आपका जो पूरी प्रक्रिया माने बड़े पैमाने पर माओवादी को अपने अंदर भर रहे हैं, जो कि थ्योरेटिकली काफी ही बोल्ड है, हथियार लेकर के भी वो नहीं आ रहे हैं और हथियार वहां छोड़ करके आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि माओवादी प्लांट कर रहे हैं भारत की सरकार के सेना के अंदर, पुलिस के अंदर अपने आदमियों को? ये तो देखिए, ये तो साबित करना बहुत मुश्किल है कि माओवादी एक तरह से स्लीपर सेल की तरह से जो सुरक्षा बल हैं या जो सिस्टम है माओवादियों के खिलाफ जो भारत सरकार ने बनाया है उसमें वो जाके घुस रहे हैं और वहां से इंटेलिजेंस निकाल के वो लेके आ रहे हैं। ये थोड़ा सा इसको साबित करना मुश्किल है जब तक कि कोई इस तरीके से कोई बात सामने नहीं आए। लेकिन जो मेरा जो कहना है कि लगातार जो सुरक्षा बल हैं उनको जो इंटेलिजेंस माओवादियों के बारे में मिलती है, चाहे वो अभी बसवराजू वाला जो पूरा मसला है, उस समय जो कुछ भी हुआ, तो ये बेसिकली सोशल एक जो सामाजिक तबका है आदिवासियों का, वहां से मिलती है। और चूंकि अब ये पूंजीवादी दौर है भारतीय सत्ता का, ये कोई समाजवादी दौर नहीं है, तो भारतीय सत्ता का जो पूंजीवादी दौर है वहां पर पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार ये कहती है कि आप नक्सलवादियों के बारे में आप सूचना दीजिए और हम आपको इतना पैसा देंगे, तो जाहिर तौर पे जो गरीब आदिवासी हैं वो बहक सकते हैं, वो उनको एक लुभावना ऑफर मिल सकता है कि हम आपके घर वालों को, और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको नहीं मारेंगे, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आपके बच्चों महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे। तो ये जो लुभावना ऑफर है ये हो सकता है, और ये हुआ भी है, मुझे जहां तक लगता है कि वो नक्सलियों की सूचना देते हैं। तो आज की तारीख में सरेंडर जो माओवादी हैं वो जाके भारतीय जो 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 सुरक्षा बल है वहां पे जाके स्लीपर सेल की तरह से काम करने लगे, या फिर जो समाज के जो स्लीपर सेल हैं जो नक्सलियों के खिलाफ हैं या नक्सलवाद आंदोलन से त्रस्त हो चुके हैं, वो लुभावने ऑफर्स में आके वो सरकार को जिस तरीके से इंटेलिजेंस दे रहे हैं, उसका नतीजा यही है कि चाहे वो कोबरा बटालियन हो या चाहे सीआरपीएफ हो, वो सब जाके जिस तरीके से घेरते हैं और घेर के जो मार रहे हैं, तो इनकाउंटर्स की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं बजाय कि 2014 के। तो और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा बलों पे हमले भी अब कम हो गए हैं बजाय कि नक्सलियों को ज्यादा नुकसान हुआ है। तो नक्सलियों का जो पूरा नेटवर्क है, जो उनका नेतृत्व है, जो उनका लीडरशिप है, वो चरमराई हुई है। तो छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा जो एरिया है, दंडकारण्य का जो पूरा एरिया है, बस्तर का एरिया है, तो वहां पे अब प्रेशर है, महाराष्ट्र की तरफ से प्रेशर है, छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रेशर है, आंध्र प्रदेश की तरफ से प्रेशर है। लेकिन चूंकि वो इलाका मैंने देखा हुआ है, मैं चूंकि छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ, तो वहां पे जिस तरीके के जंगल हैं और जिस तरीके का टेरेन है, तो वो नक्सलवादियों के लिए अभी भी सुरक्षित है। तो अब ये इसको अगर कोई बड़ा हमला, अगर वो स्लीपर सेल्स जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो अगर कोई बड़ा हमला नक्सल सुरक्षा बलों के खिलाफ प्लान करते हैं, तो शायद हम कह सकते हैं कि
ये एक कोवर्ट ऑपरेशन नक्सलियों ने करवाया और सरेंडर करवा के वो अपना जो सुरक्षा बलों का इंटेलिजेंस है वो उसको गैदर कर रहे हैं। सुब्रतो जी, एक चीज सौमित्र जी, एक चीज बताइए मुझे आप कि ये जो लगातार माओवादियों की जब यूपी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में बनी थी भाजपा की, उसमें उसने लगातार कहा था कि हम शांति वार्ता करेंगे, शांति वार्ता करेंगे, चाहे माओवादी चाहे तो मोबाइल से बात कर लें या वीडियो कॉल पर बात कर लें, किसी माध्यम से बात कर लें। माओवादियों ने इसके जवाब में 5 लगातार पत्र लिखे हैं शांति वार्ता के लिए। इसके बाद अब अमित शाह कह रहे हैं कि उससे कोई वार्ता नहीं होगी, बस सिर्फ हत्या होगी या सरेंडर करें, वो अपना हथियार रखें, सरेंडर करें या अपना जान गंवाए। दूसरी तरफ है, जब सिंदूर ऑपरेशन होता है तो वहां पर एक बाहरी आदमी डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से तुरंत में सीज फायर हो जाता है। तो क्या ये भारत सरकार अपने ही देशवासियों के खिलाफ है? क्या वो शांति वार्ता का एक झांसा दे रही थी माओवादियों को? देखिए, जो नक्सलवाद का जो पूरा आंदोलन है, इस आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व क्या है? भारत में भाकपा माले, माओवादी लेनिनवादी जो पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल एक रिप्रेजेंटेशन या पॉलिटिकल एक लीडरशिप दे रही है नक्सलवाद को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये युद्ध है। देखिए, भारत सरकार का अपने ही लोगों के खिलाफ एक युद्ध है जिसको हम नक्सलवादी मूवमेंट या नक्सलवाद विरोधी कार्रवाई का नाम देते हैं। बेसिकली ये युद्ध है। जो नक्सलवादी हैं वो किसी मंगल ग्रह से नहीं आए, वो हमारे ही लोग हैं और भारत सरकार हमारे ही लोगों के खिलाफ एक तरह से युद्ध चला रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 देशों के बीच का युद्ध था और उस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज फायर का प्रस्ताव दिया और दोनों देश मान गए। यहाँ पर जो नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन होता है उसको रोकने के लिए कौन सीज फायर का ऑपरेशन का ऑफर देगा? मुझे बताइए कि भारत में नक्सलवाद का राजनीतिक नेतृत्व क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी यहाँ पे राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। हम इस मामले को, जो नक्सलवादियों का जो एनकाउंटर हो रहा है और एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब गैर न्याय से परे होकर जो एक एनकाउंटर हो रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे भारत में कोई आवाज नहीं है। अगर छोटी मोटी आवाज है तो वो सोशल मीडिया के बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पर और बहुत छोटे स्तर पे है, जहां पर समाज का कोई वहां पर एक समर्थन नहीं है कि नहीं ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। बेसिकली भारत सरकार तो उनको इंसान मानती ही नहीं है। उनका ये कहना है कि क्योंकि आप कॉर्पोरेट के खिलाफ हैं, क्योंकि आप संसाधनों की लूट के खिलाफ हैं, इसलिए आपको तो मरना होगा, या तो आप हमारे साथ आ जाइए या फिर आप मरिए। तो ये एक युद्ध है और इस युद्ध को रुकवाने के का जो पूरा मसला है, चाहे वो एक जो सीज फायर या फिर एक युद्ध विराम का मसला हो या शांति वार्ता का मसला हो, हमेशा आप देखिएगा कि जो अपर हैंड होता है वो शांति वार्ता को कभी नहीं मानता। जो जिसका नुकसान हो रहा है वही शांति वार्ता की अपील करता है, ताकि अपने कैडर्स को वो थोड़ा जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए अपने कैडर्स को थोड़ा अरेंज कर सके, व्यवस्थित कर सके, अपने साजो सामान का जो नुकसान हुआ है उसको वो पूरा कर सके। तो वो शांति वार्ता की बात कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन भारत सरकार अब 2014 से देख लीजिए, भारत सरकार शांति वार्ता के मूड में नहीं है। जब तक कि आप उनके जो सुरक्षा बल हैं, जब तक कि आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। सौमित्र जी, बताइए हमको एक चीज। यहाँ पर ऐसे बिहार में, मैं बिहार में हूं अभी, यहाँ पर लगातार छात्र मूवमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा री एग्जाम करवाया जाए, किसान मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्याएं हल की जाए, मजदूर मांग कर रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन हर मांग को सरकार पूरी तरह से कुचल रही है, लाठीचार्ज करती है, पिटाई करती है। छात्राओं को दुपट्टे तक खींच खींच करके पीटा गया है, मार मार के पीटा गया है। सवाल उठता है कि जब आप शांतिपूर्ण तरीके से किए गए मांग को, यहाँ तक कि अगर हम लद्दाख की बात करें तो एक बहुत बड़े फुनसुक वांगडू थे जिन्होंने की मांग किया था कि भाई लद्दाख की समस्या हल किया जाए। उन्होंने 20-25 दिन का अनशन भी किया था, उनकी मांग भी नहीं सुनी गई, अंततः वो निराश हो गए। सवाल उठता है कि अगर समाज में समस्याएं हैं, लोग शांतिपूर्ण तरीके से वो बात को रख रहे हैं, सत्ता अगर उसकी बात भी सुनना नहीं चाहती है, उसको कुचलती अगर है,
तो क्या वह व्यक्ति या वह संस्था हथियार उठा करके कल माओवादी बनने के सामने आगे बढ़ेगा? क्या सरकार माओवादियों के लिए पृष्ठभूमि तैयार नहीं कर रही है? एक तरफ हत्या करती है, दूसरी तरफ माओवादियों की पृष्ठभूमि तैयार करती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सशस्त्र क्रांति की जो बात है, वो सशस्त्र क्रांति अब वो मुश्किल है जब तक कि आप एक सेना का गठन न कर लें और उस सेना को उस तरीके से ट्रेनिंग और अनुशासन का पाठ पढ़ाकर, जब तक कि आप एक सिविल वॉर या फिर एक अलग समानांतर सेना, एक ताकत बनाने की जब तक की कार्रवाई न करें। रोजगार मांगना, अपना हक मांगना, कानून व्यवस्था की स्थिति मांगना, महिला सुरक्षा की स्थिति मांगना, किसानों को अपने उपज जो है उसकी लागत मांगना आज की तारीख में देशद्रोह है। और वो देशद्रोह इसलिए है क्योंकि आप सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। ये नहीं दिख रहा है कि सत्ता अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रही है, लेकिन सत्ता ये मानती है कि आप क्योंकि हमें चुनौती दे रहे हैं, तो चाहे अगर आप शहर में हो तो अर्बन नक्सल है, गांव में हो तो पूरी तरीके से नक्सलवादी हैं, और आप एक बगावत का एक जो जिसको कहते हैं कि एक बागी की तरह से ये बर्ताव कर रहे हैं, जैसे कि पहले चंबल में डाकू हुआ करते थे। तो उन्होंने भी अपने हथियार उठाए और जो पूंजीवाद है, जो जमींदार, जो सामंतीवाद है, उसके खिलाफ उन्होंने एक पूरा का पूरा एक मूवमेंट छेड़ा, एक जिसको कहते हैं कि वो क्रांति तो नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल जो जो उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा की जो भी खिलाफ गया उन्होंने उसको मारा और उसको लूटा, उसको जो अगवा किया, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मेरा जो ये मानना है कि सशस्त्र क्रांति कोई रास्ता नहीं है। हमारा एक लोकतंत्र है भारत का, उस लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के भीतर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उठकर एक आवाज उठाती है कि भाई सरकार की क्या जिम्मेदारी है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, रोजी रोटी रोजगार, ये जो तीन चीजें हैं, और साथ में छत, और फिर शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सारे, या रोजगार का अधिकार जो मनरेगा के तहत है, सूचना का अधिकार, ये सारे जो अधिकार है जो हमारे संविधान में निहित हैं, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, इन सबको वो सरकार को इन सब पर अमल करना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो एक पब्लिक स्पेस है, अगर आप असहमत हैं, सरकार ने कोई काम किया उससे अगर आप असहमत हैं, तो वो पब्लिक स्पेस अब खत्म हो गया है। पटना में अगर आप हैं तो पटना में देख लीजिए कि क्या गांधी मैदान में कोई रैली करने के लिए प्रशासन अनुमति देता है, और अगर देता है तो किसको देता है, और उसकी जो प्रक्रिया आम लोगों के लिए कितनी मुश्किल है। तो मेरा कहना है कि जो एक पब्लिक स्पेस है अपनी असहमति जताने के लिए, वो भी अब कम हो गया है। तो ऐसे में आपके पास रास्ता क्या बचता है? या आप हथियार उठा लें, और या फिर आप जो है वो अलग अलग जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें अपनी बात कहें, और शायद हो सकता है कि उसके बाद में आपको जेल जाना पड़े। पत्रकारों के साथ में ये हुआ है और हो भी रहा है, यूपी और बिहार में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस पर शस्त्र उठाने या फिर एक सशस्त्र क्रांति का कोई तरीका नहीं बचता जब तक कि आपका समाज ही आपके खिलाफ है या आपका समाज एकजुट नहीं है। अगर हम टूटे टूटे अगर समाज हैं, वहां पे अगर एक छोटा सा तबका या छोटा सा ग्रुप अगर शस्त्र उठा लेता है, तो वो तो अलग थलग पड़ जाएगा तुरंत, और उसकी जान पर बनाएगी। तो मेजर बात है कि आज की तारीख में सामाजिक एकीकरण या जो सामाजिक एकता है वो जरूरी है मुद्दों पर, और ये लोकतंत्र में ये मुद्दों पर एकता जो है चुनाव के समय पर दिखती है, जब लोग स्वास्थ्य के लिए, जब लोग शिक्षा के लिए, या जो लोग रोजगार के लिए वोट करते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो ये नहीं हो रहा है। ये एक पॉलिटिकल पूरा सिनेरियो है, ये एक पॉलिटिकल झांसा है, जिस पर आकर ये, चाहे वो धर्म का मामला हो, या चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, या चाहे हिंदू मुस्लिम का मामला हो, उस पर जाके ये वोट पड़ रहा है। तो मैंडेट हमेशा एकजुट होकर आता है।
ये बिखरा हुआ जब मैंडेट होता है तो वहां पे न तो सशस्त्र क्रांति चलती है और न ही जेपी का पॉलिटिकल आंदोलन चलेगा। बिल्कुल। सौमित्र जी, एक चीज बताइए मुझे, आप भारत में आंदोलन का लगातार इतिहास रहा है, सशस्त्र मूवमेंट का भी। आप बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा के लगभग 400 लोगों की हत्याएं की गई थी, बिरसा मुंडा सहित। सिद्धू कान्हू की बात करें तो सिद्धू कान्हू के आंदोलन में भी लगभग 20,000 लोगों की हत्याएं हुई थी। नक्सलवादी आंदोलन की बात करें, हम तेलंगाना आंदोलन की बात करें, हम 4-5 हजार लोगों की वहां भी हत्या हुई थी। अगर हम नक्सलवादी आंदोलन की बात करें, सिर्फ बंगाल में ही लगभग 70-71 के एक साल में मैंने कहीं आंकड़ा पढ़ा था, 20,000 बंगाली युवाओं की हत्या हुई थी। माओवादी भी लगातार लड़ रहे हैं, इनके हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है। अगर हम एक साल की बात करें तो लगभग 400 के लगभग हत्याएं हो चुकी है। अगर हम शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करें तो किसानों का जो मूवमेंट हुआ था दिल्ली में, एक साल चला था, उसमें लगभग 750 किसानों की हत्या हो चुकी थी। तो मेरा कहना है कि एक सशस्त्र मूवमेंट जिस तरह भारत चल रहा है, उस तरीके से अगर चीजों को देखें, और शांतिपूर्ण आंदोलन जो किसानों ने एक साल तक दिल्ली में किया था, उसमें देखें हम अगर, तो दिल्ली में किसानों ने की हत्या 750 होती है उनकी जो शांतिपूर्ण रूप से लड़ रहे हैं, और जो सशस्त्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी साल भर में हत्या 400 होती है। तो क्या नहीं लगता है कि भारत सशस्त्र आंदोलन के लिए ज्यादा प्रवृत्त है, ज्यादा उपयुक्त भूमि है? देखिए, आप अगर आजादी का आंदोलन अगर आप देखें तो वहां पर जिस तरीके से गर्म दल और नरम दल या फिर जो उग्रवाद का जो एक भगत सिंह वाला जो पूरा मूवमेंट था, जिस जो ये मानता था कि भाई बिना हथियार उठाए इस देश की आजादी संभव नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि वो जो पूरा एक क्रांतिकारियों का जो पूरा जत्था था, वो क्रांतिकारियों का जत्था एक मुट्ठी भर था। इसमें बंगाल भी है, इसमें आप यूपी भी है, इसमें बिहार भी है, सारे जो क्रांतिकारियों को आप मिला ले वो एक मुट्ठी भर था। लेकिन जो 30 करोड़ 35 करोड़ जो हमारी आबादी थी उस समय उस दौरान, तो वो एक बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 80% का जो पूरा हिस्सा था, वो हिस्सा गांधी जी के साथ में चला। और गांधी जी के साथ में चला और वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस में आंदोलन हुआ। मैं भी आंदोलन का साथी रहा हूं, मैंने भी ये चाहे वो भोजन का अधिकार हो या चाहे राइट टू द एजुकेशन का अधिकार हो, मैं सारे आंदोलन में रहा हूं। तो मेरा बस इतना कहना है कि एक प्रोसेस होता है और उसमें बलिदान मांगा जाता है। ये एक बलिदान का मसला है, ये हत्याओं का नहीं है। थोड़ा सा शब्द थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बलिदान का मामला है। लोग अपनी जान दे देते हैं अपने देश के लिए। तो ये जो पूरा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जीत किसकी हुई? क्या सुभाष की जीत हुई, भगत सिंह की जीत हुई, बटुकेश्वर की जीत हुई, या गांधी जी की जीत हुई? क्योंकि देखिए, जिस जिस तरह से जीत होती है उसी के बेस पे एक पूरा देश बनता है। तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना, और वो इसलिए बना क्योंकि हमारे लोगों ने बिना हथियार पकड़े अंग्रेजों की गोली खाई, अंग्रेजों का की लाठियां खाई और अपनी जान दी, जेल में रहे, और उस बेस पे हमारा देश बना। एक जिसको कहते हैं समाजवादी, एक समाजवाद लोकतांत्रिक देश बना। तो मेरा बस इतना कहना है कि आप अगर अभी हथियार उठाएंगे तो क्या आप एकजुट हैं? आपकी ताकत कितनी है? मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जब आप इसको कबड्डी का खेल मानिए, आप जब पाला बदलते हैं, जब दूसरे पाले में पहुंचते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे कितने पहलवान खड़े हुए हैं और आपकी अपनी ताकत कितनी है, कितनों को आप पकड़ पाएंगे। तो इससे पहले कि आप हथियार उठाएं और फिर वो लड़ने चल पड़े, लोगों को मारने चल पड़े, वहां पे आपको सहानुभूति बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि जो विकासवाद की धारा है, इस विकासवाद की धारा में कहीं भी बलिदान नहीं है। आज अगर लोग सड़कों पे नहीं उतरना चाह रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में, उनकी सोच में वो बलिदान नहीं है। उनकी सोच में पुलिस की लाठियां, पुलिस की गोली, जेल, ये सारी चीजें हैं। वो मतलब अपना बलिदान नहीं कर सकते, वो अपने अपने कंफर्ट जोन को भी नहीं छोड़ सकते। जो ये पूरा विकासवाद में जो मॉल कल्चर है, सड़क है, आपका जो सुविधाएं हैं, जो ये पूरा का पूरा जो भौतिकवाद की चीजें हैं, उसको जब तक आप नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक आप ना तो क्रांति की बात कर सकते हैं और ना ही किसी आंदोलन की बात कर सकते हैं। और मैं इसका गवाह हूं कि हमको छोड़ना पड़ा वो सब चीजें जो हमारे
जी, जो कॉर्पोरेट की नौकरी है, जो एक पूरा पैसा है, गाड़ी है, घर है, ये सबको हमको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा और तभी हम ये अधिकार जो लोगों के अधिकार हैं उसको हम ये लागू करवा पाए। और ये हमने लड़ाई लड़ी है यूपीए के खिलाफ, कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ। तो मेरा बस इतना मानना है कि अब बहुत स्थिति बदल चुकी है, यहाँ पर आप सशस्त्र आंदोलन की बात नहीं कर सकते क्योंकि आप एकजुट नहीं है, आप बटे हुए हैं, आप एक समाज के तौर पे टुकड़ों में हैं। सौमित्र जी, एक चीज बताइए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में एक संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस को बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से 1 जून 2004 ईस्वी को एक दूसरी संविधान भारत लागू हुआ था, जिसको जनताना सरकार बोलते हैं, माओवादियों की सरकार बोलते हैं उसको, जनताना सरकार। आप छत्तीसगढ़ घूमे हैं, देखे हैं क्या जनताना सरकार जो उसका पूरा एक डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग, कृषि विभाग, सड़क निर्माण विभाग या जो भी उसके न्याय विभाग है, तमाम विभाग है, तो क्या आप वहां पर बस जमीन पर वस्तु स्थिति में इस जनताना सरकार को किस रूप में देख पा रहे हैं? मैं एक बात मानता हूं, जो आपने मुझसे पूछा कि नक्सलियों का सरेंडर सरकार के भीतर या उस सिस्टम के भीतर जो कि नक्सलियों से लड़ रहा है, वहां पे स्लीपर सेल पैदा कर रहा है और वो नक्सलियों के पक्ष में स्लीपर सेल पैदा कर रहा है। मैं उसका थोड़ा सा एक उल्टा मानता हूं। जो आप जनताना सरकार की बात कर रहे हैं, वहां पर ही सरकार ने ऐसे लोगों को वहां पे भर्ती कर दिया है नक्सलियों के रूप में, जो वहां पर जो पूंजीपति हैं, चाहे वो ठेकेदार, सड़क बनाने वाले ठेकेदार हैं, या चाहे वो महुआ जो इसका महुआ के पत्तों का व्यापार, बीड़ी का व्यापार करते हैं या महुए का व्यापार करते हैं, तो ऐसे जो व्यापारी हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। और ये जनताना सरकार आज की तारीख में इसलिए नाकाम है, जी जी जी, तो वो इसलिए नाकाम है जनता सरकार क्योंकि वहां के लोग बजाय कि लोगों के हक में एक समानांतर सरकार बनाने के, वो लोगों से वसूली करके या लोगों के खिलाफ वो पूंजीवाद की तरफ से काम कर रहे हैं। आप इसको जनताना सरकार को कैसे आप मान सकते हैं कि जो पहले की जनताना सरकार थी या फिर हमारी पंचायत है, जनताना सरकार से पहले भी हमारी एक पंचायत है और उस पंचायत का फैसला जो है वो सबको मान्य होता था। आज की तारीख में पंचायत बाहर हट गई है, जनताना सरकार, मैं ये नक्सलवादी जो जो इलाके हैं वहां की बात कर रहा हूं। तो वो जो उनका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, वो अगर पूंजीवाद के खिलाफ, पूंजीवादियों के लिए काम करता रहे और वो वसूली करता रहे, चाहे वो अपने जो नक्सली फंड में कुछ पैसा दे दे, लेकिन वो अपना भी एक तिजोरी भर ले, तो वहां पे कोई जनताना सरकार चलती नहीं है। वो ठीक है कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया और वो सारी चीजें डिपार्टमेंट वगैरह किया, अगर ये होता तो मेरे ख्याल से सरकार की ये हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से लूट मार करे, वहां से पेड़ कटवाए। अगर आप अभी हसदेव को देखें या जो वहां के बेलाडीला में जो माइनिंग हो रही है या जो कोल का पूरा व्यापार हो रहा है, कोल इंडिया का, वो अडानी के फेवर में है। आप इसी को अगर आप मणिपुर के सिनेरियो में देखें तो जिस तरीके से बॉक्साइट माइनिंग के लिए वहां पर एक पूरा सिविल वॉर की स्थिति कुकी और माइतेई के बीच में ये शुरू कर दिया गया। तो मेरा बस इतना मानना है कि जो गांधी जी ने जो एक बात कही थी कि भाई ग्राम स्वराज में गांव के जो संसाधन है वो गांव के पास में रहेंगे, कोई और उसको छीन नहीं सकता। अगर वो लागू हो गया होता नेहरू के समय से, अगर वो गांव को अगर वो उन्होंने सशक्त कर दिया होता, तो आज नक्सलवादी की जरूरत नहीं पड़ती या नक्सलवाद की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इसी की वजह है कि आज जो पूंजीवाद का जिस तरीके से दौर है और जो ठेकेदारों से वसूली का जो पूरा एक प्रोसेस शुरू हुआ है, वो किसी भी तरीके से वो जनताना सरकार को लागू करने नहीं देगा, जनताना सरकार को कामयाब नहीं करने देगा। ठीक उसी तरीके का बंगाल का पूरा सिनेरियो है, जहां पे माकपा ने एक पूरा जो एक सिस्टम बनाया था कि एक कैडर होगा, ₹1 का एक चंदा देगा और उस चंदे के बदले में उसको वो सारे हक मिलने लगेंगे जो
उसको एक इंसान के तौर पे संविधान ने दिए हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें कि ज्योति बासु के बाद में तो पूरा का पूरा मार्क्सवाद खत्म हो गया वहां से, और आज जो ममता बनर्जी की जो वहां पे एक तृणमूल का पूरा कांग्रेस का सत्ता चल रही है, उसका कैडर क्या कर रहा है? उसका कैडर सारे जो बड़े कंपनीज हैं, बड़े जो ठेकेदार हैं, बड़े जो व्यापारी हैं, उन सबसे वसूली कर रहा है। तो ऐसे कोई भी सरकार नहीं चलती है, एक समानांतर सरकार। तो फिर आपके जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, जो कॉर्पोरेट के लिए ही काम कर रही है, उसमें और जनता सरकार में क्या फर्क है? अब बताइए। जी बिल्कुल। सुब्रतो जी, सौमित्र जी, एक चीज हमको जानना था कि ये लास्ट सवाल मेरा रहेगा थोड़ा सा, कि तमाम सिनेरियो में आप क्या देख पा रहे हैं? एक तरफ जहां पर कि भाजपा की वो सरकार है जो पुरातन युग में जाने को तैयार है, जहां पत्थर युग की बात कर रहा है वो, और मनुस्मृति लागू करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसी सशस्त्र ताकतें लड़ रही है। तो क्या लगता है कि इस दौर में, इस लड़ाई में बड़े पैमाने पर जनहानि होगी, या फिर मनुस्मृति आसानी से लागू हो जाएगा, या माओवादियों की सरकार लागू हो जाएगा? जनहानि की वजह से कुछ नहीं हो सकता है। क्या लगता है, मनुस्मृति होगा या फिर समाजवाद जो माओवादियों का है वो चल रहा है? देखिए, अगर आप थोड़ा सा हॉलीवुड की पिक्चर्स की तरफ जाएं तो कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो कि एक भविष्य की कल्पना करती हैं कि 2050 में कैसी होगी दुनिया, 2040 में, 2070 में कैसी होगी। तो आप हमेशा से ये देखेंगे, ये देखिए, ये आदिकाल से होता हुआ आ रहा है। जब इंसान गुफाओं में रहता था, कुछ इंसान गुफाओं में रहते थे, कुछ इंसान जो है उन पे राज करने के लिए बैठते थे। तो ये हमेशा से होता रहा है कि जो विरोधी सुर हैं उनको हाशिए पर खड़ा होना पड़ेगा, और जो सत्ता है या जो उन पर राज करने वाले हैं वो हमेशा एक अपर हैंड पे रहेंगे, और दोनों के बीच में संघर्ष होगा। और ये होता रहेगा जब तक कि कोई एक जीत नहीं जाता, एक, या फिर जो एक संतुलित, एक समानता वाली सरकार जो है वो नहीं बन जाती। तो पूरा, आप सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व को अगर आप देखें तो लड़ाई चल रही है दोनों स्थितियों में, दोनों पक्षों के बीच में, कि जो एक ये कहता है कि नहीं, पूंजीवाद ठीक नहीं है, समाजवाद ठीक है, और जो है वो समाजवाद के तौर पे समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक वो हक पहुंचना चाहिए जो कि उसका अधिकार है, जो उस इंसान का मानवाधिकार है, ये पहुंचना चाहिए। और दूसरा, सत्ता कहती है कि नहीं, विकास का मतलब तो हम सारा पैसा हम पूंजीवादियों को दे देंगे। अब आपके हिस्से में जो बचेगा वो 10-15% जो भी बचेगा, उससे भी कम, तो वो आपके हिस्से में आएगा। तो ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये फ्रांस में भी है, ये ब्रिटेन में भी है, ये यूएस में भी है, और ये इंडिया में भी है। इंडिया में सबसे बड़ी जो एक आज की तारीख में जो सबसे खराब स्थिति है वो ये है कि हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय और जिसको कहते हैं अमीर गरीब के रूप में हम लोग बटे हुए हैं। और इस बटे होने के कारण से हमारे देश में एक कोई साफ सुर नहीं सुनाई देता। सारे संस्थाओं पर आरएसएस और बीजेपी के कब्जे हैं, मीडिया पर कॉर्पोरेट का कब्जा है, और कॉर्पोरेट वो सरकार के इशारे पर काम करता है। तो एक तरह से आप उसको कहते हैं गोदी मीडिया है। तो सवाल कौन उठाएगा, और उस सवाल पर बहस कौन करेगा, और उस सवाल को पॉलिटिकल सवाल कौन बनाएगा? सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ पे विडंबना है वो यही है। आप यूरोप को देखें तो वहां पे एक पूरी की पूरी एक वैचारिक जो विचारधारा है जो कि पूंजीवाद के खिलाफ है, उसका एक राजनीतिक पक्ष है, और उस राजनीतिक पक्ष ने कई जगहों पे वो जीत दर्ज की है। और वहां पर जो राइट विंग जो दक्षिणपंथी सरकार है उसको उन्होंने नीचे गिरा दिया है। ये आप यूरोप में सिर्फ फ्रांस, जर्मनी वगैरह में नहीं देखेंगे, या इटली में नहीं देखेंगे, कि जहां पर एक माफिया का स्वरूप है, वो पूंजीवादी माफिया है। लेकिन जो दूसरे देश हैं यूरोप के, वहां पे आप देखेंगे कि जो राइट विंग की जो सरकारें हैं वो अब नीचे आ रही हैं, उनकी सत्ता जा रही है, और जो लिबरल लोग हैं जो कि एक डेमोक्रेसी को चाहते हैं और जो समाजवादी डेमोक्रेसी को चाहते हैं, उनकी जीत हो रही है। तो इंडिया में मुझे लगता है कि अगले 30 साल में तो ये संभव नहीं है, जब तक कि लोग धर्म,
जाति, संप्रदाय और जो ये अमीर गरीब का जो पूरा जो एक भेदभाव है, उस भेदभाव को छोड़कर एकजुट होकर आगे नहीं बढ़े। जी सौमित्र जी, एक लास्ट सवाल फंसा, लोग संभ्रम नहीं कर पा रहे हैं आपके जवाबों के लेने के लिए। एक क्वेश्चन लास्ट में संक्षेप से बताएंगे मुझे आप। भारत में सीपीआई माओवादी के महासचिव बासवराज की हत्या होती है। बांग्लादेश में इस हत्या के खिलाफ प्रतिरोध मार्च होता है। पूरी दुनिया में इसकी निंदा होती है, चाहे तुर्की हो या फिर आपको फ्रांस हो या फिर अमेरिका हो, इंग्लैंड, कई जगह से इसके होते हैं। इस परिघटना को आप किस रूप में देख पाते हैं, संक्षेप में बताएंगे। मैं संक्षेप में तो यही कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बीमार व्यक्ति को जो कि उसको अरेस्ट किया जा सकता था और उसको उसकी जान बचाई जा सकती थी, उसको मार दिया गया। और ये मुझे लगता है कि इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार नक्सलियों को एक मैसेज देना चाहती थी कि देखिए हम चूंकि आपने हथियार पकड़े हैं तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, और हम आपके जो भी नेतृत्व है उसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारा टारगेट है 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करना, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बनी रहे या आपकी लीडरशिप जेल में रहे। तो क्योंकि जो कानूनी प्रोसेस है उस कानूनी प्रोसेस में सरकार पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें से निकलती फिर और वो सरकार को कटघरे में खड़ा करती, तो इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो इस हत्या के खिलाफ जो है अलग अलग देशों में या विदेशों में जो इसका प्रतिरोध हुआ, मुझे लगता है कि इसका प्रतिरोध तो भारत में होना चाहिए था। भारत में क्यों नहीं हुआ इसका प्रतिरोध? तो क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो अब नक्सलवादियों का एक पॉलिटिकल जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो लगभग हाशिए पे है। आवाज उठती है और वो आवाज अगले 15 मिनट में दब जाती है, क्योंकि लोगों का उसमें समर्थन नहीं है, लोगों की कोई सहानुभूति नहीं है। जी समित जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार है, आपने बताया सब दर्शकों चीजों को, और हम चाहेंगे कि दर्शक हमारी चीज को देखें, महसूस करें और इन सवालों को बहसों के दायरे में लाएं। बहुत बहुत आपका आभार, शुक्रिया आपका। जी।